हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर में माना एक समतलीय क्षेत्रफल A है। इस समतलीय क्षेत्रफल में एक परिमाण होगा, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो इस क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो क्या होगी? इस क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए अविलंब की दिशा में होती है। तो ये दिशा होगी हमारी, इस क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर अविलंब की दिशा में हो गया ये इस प्रकार से। और यानी कि हम कह सकते हैं इस क्षेत्रफल A पर बाहर की ओर जो है खींचे गए जो अविलंब है, अविलंब के अनुदिश एक वेक्टर A से निरूपित हम करते हैं। तो इस पर भले कॉपी में ये ढंग से अविलंबत दिखने रहा, लेकिन अविलंबत इस प्रकार से हो गया हमारा। तो अविलंबत एक वेक्टर A होता है, ये हमारे वेक्टर हो गया और दिशा हो गई है। और इसकी जो लंबाई होगी वो क्षेत्रफल A की लंबाई जो होगी, लंबाई क्षेत्रफल A का जो परिमाण होगा वो लंबाई होगी इसकी। तो इस अविलंबत की ओर एक बाहर की ओर जो है n कैप बाहर की ओर खींचे गए अविलंब की अनुदिश जो है एक एकांक वेक्टर होता है। और वेक्टर A जो है, जो ये वेक्टर A है क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। ये वेक्टर A हमारा क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। और इस प्रकार से जो है हम इसमें एक क्षेत्रफल वेक्टर में एक दिशा भी हो गई है, और साथ में इसका जो परिमाण होता है वो लंबाई जो होती है क्षेत्रफल का जो परिमाण होगा वो उसकी लंबाई होगी। तो इस प्रकार से जो है जो A कैप होता है हमारा, यानी कि A कैप हम A वेक्टर लेंगे तो A वेक्टर इज इक्वल टू n कैप A के बराबर होता है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारा यूनिट n के बराबर हमारा A वेक्टर बटे A। तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पर, तो A वेक्टर है बराबर n कैप इंटू A। तो एक परिमाण हो गया है, और A वेक्टर ये क्षेत्रफल वेक्टर हो गया है, और ये n कैप जो है ये एकांक वेक्टर हो गया है आपके वेक्टर A के अनुदिश, यानी अविलंब के अनुदिश हो गया ये। धन्यवाद। अब हम पढ़ते हैं इसमें घन कोण। तो घन कोण में हमने पहले पढ़ा था कि जैसे हम कोई वृत्त लेते हैं, तो कोई वृत्त लेते हैं तो वृत्त के जो है चाप है, हमने कोई चाप लिया और वृत्त की चाप जो है वृत्त के केंद्र पर अगर कोई कोण अंतरित करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? समतलीय कोण कहते हैं। वृत्त के चाप द्वारा जो है वृत्त के केंद्र पर अगर क्या करता है, कोई कोण बनता है तो समतलीय कोण कहलाता है। और इसका जो कोण है इसका मात्रक हम रेडियन कहते हैं, इसे कि मात्रक इसका रेडियन होता है। और ठीक इसी प्रकार से जो है हम गोलीय पृष्ठ, ये तो आपका समतल हो गया है, समतलीय कोण हो गया है, यानी कि समतल हो गया, द्विविमीय हो गया। जैसे त्रिविमीय आकृति की होती है तो त्रिविमीय आकृति से गोला होता है हमारा। तो गोले में इस प्रकार से जो है, माना कोई गोला है तो गोले में माना जैसे ठोस गोला होता है, लोहे का गोला हम मान सकते हैं। तो
इस गोले में ठोस गोला होता है त्रिविमीय आकृति का, तो हम ये मानते हैं कि ठोस गोले पे हम एक पृष्ठ ले लेते हैं कोई बाहर से, तो उस पृष्ठ DA लिया माना बात, तो इस पृष्ठ DA की जो परिसीमा है, बाउंड्री है, इससे एक क्या करते हैं हम माना बात, हम इसके केंद्र पर क्या करते हैं, इस प्रकार से इसे जो बाउंड्री होती है हमारी गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है, इस बाउंड्री के द्वारा ये जो क्षेत्रफल है, अल्प क्षेत्रफल है, इसके द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है ये हमारा क्या कहलाता है, घन कोण, ये कहलाता है घन कोण। और इस घन कोण को हम डिनोट करते हैं डी ओमेगा से, इसे डिनोट करते हैं डी ओमेगा से, और इसकी त्रिज्या माना R है। और ये जो क्षेत्रफल है ये DA और ये त्रिज्या जो होती है DA और ये आपका जो त्रिज्या का वर्ग है ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर DA अपॉन हम R² नीचे लाते हैं तो ये क्या होता है, ये किसी नियतांक के बराबर होता है, नियतांक के बराबर होता है। और इस नियतांक को हम क्या लेते हैं, DA अपॉन R² बराबर ओमेगा, इस नियतांक को मानते हैं हम। एक यहाँ पर एक अल्प अवयव लिया हमने, क्षेत्रफल लिया, तो इसलिए हम यहाँ पर एक अल्प घन कोण लेंगे। तो ये आपका D ओमेगा घन कोण कहलाता है। तो यानी कि केंद्र O पर जो अंतरित घन कोण हो D ओमेगा ये होगा। तो यानी कि D ओमेगा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, D ओमेगा बराबर DA अपॉन R²। तो ये आपका त्रिविमीय आकृति के लिए होगा। जैसे हमारा वहाँ पर कोण होता था, हम यहाँ पर कोण को कोण कहते हैं द्विविमीय आकृति में, यहाँ पर त्रिविमीय आकृति में हम इसे घन कोण कहते हैं। तो ये घन कोण आप समझ गए होंगे। और इसका घन कोण का मात्रक जो होता है, इसका घन कोण का मात्रक जो होता है वो होता है स्टेरेडियन, जबकि यहाँ मात्रक होता था द्विविमीय में रेडियन। यहाँ कोण जो मात्रक है रेडियन होता था, यहाँ इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। अब हम ये कहते हैं कि यदि हम छोटे अवयव के लिए लिया, यदि हम अगर कहा जाए पूरे ठोस गोले के लिए, संपूर्ण गोले की बात अगर किया जाए, संपूर्ण गोले की अगर बात किया जाए, संपूर्ण गोले का मतलब ये है कि संपूर्ण गोले के लिए यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल होता है इसके लिए संपूर्ण पृष्ठ का, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो A होता है 4πr² होता है, ये हमें मालूम है। इसलिए जो है जो केंद्र पर जो अंतरित घन कोण होगा, संपूर्ण इसका जो आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल A होता है, यानी कि प्रत्येक ये पृष्ठ का जो है केंद्र पर जो कोण होगा पृष्ठ द्वारा, यानी संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण जो होगा वो ओमेगा बराबर क्या होगा, यानी DA यानी कि DA बटे A, यानी DA अल्प क्षेत्रफल न लेकर के पूरा क्षेत्रफल लेंगे A बटे R², यानी कि ओमेगा बराबर A यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² बटे R²। और आपका R² से R² कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये बचेगा 4π। तो कहने मतलब ये है कि हमारा जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्र, संपूर्ण गोले के जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आएगा, घन कोण जो आएगा, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा जो घेरे गए केंद्र पर जो कोण होगा वो हो जाएगा हमारा 4π, ओमेगा बराबर 4π। इसके पश्चात अब आगे इसी में हम देखते हैं कि अब माना हम यहाँ पर कोई बिंदु O है और कोई एक अल्प क्षेत्रफल ले लिया हमने DA, और जिसके द्वारा जो है घन कोण यहाँ पर देख रहे हैं D ओमेगा बन रहा है। तो हम देखते हैं बिंदु O से
r दूरी पर एक जो है आपका ये dA क्षेत्रफल अवयव है। क्षेत्रफल अवयव मतलब एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया हमने, ये dA अवयव हो गया हमारा। और ये एक n कैप है जो O से होते हुए क्षेत्रफल dA से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एक n वेक्टर n कैप हो गया है। n कैप मतलब एकांक वेक्टर हो गया है। O से dA के अनुदिश जो रेखा है इसके अनुदिश एक एकांक वेक्टर हो गया है। अब ये माना जो है n कैप तथा और ये dA वेक्टर हो गया है। इस dA वेक्टर का एक दिशा होती है, इसके लंबवत होता है, ये क्षेत्रफल के लंबवत होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ये लंबवत dA वेक्टर हो गया है। माना जो है n कैप और dA के बीच जो है हमारा एक एंगल माना थीटा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये dA जो क्षेत्रफल है, इस dA क्षेत्रफल का गोले के पृष्ठ पर एक प्रक्षेप, ये प्रक्षेप dA कोसेटा होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ये dA है, इस dA को माना ये dA मान लेते हैं। ये थीटा एंगल है इन दोनों के बीच, इसका मतलब इन दोनों के बीच में थीटा होगा। ये वाला अवयव और इसका प्रक्षेप नीचे वाला हो गया, तो इन दोनों के बीच माना थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। और ये प्रक्षेप हो गया हमारा, इसके बीच थीटा एंगल है। तो आप देखते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा लंब हो गया। तो इससे अगर हम देखा जाए तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार जो होगा हमारा ये वाला पोर्शन होगा और ये कर्ण हो गया, तो ये गुणा कर्ण हो जाएगा इसमें, कर्ण कोस थीटा बराबर आधार। तो कर्ण हमारा हो गया dA कोस थीटा बराबर आधार। तो हमारा ये वाला पोर्शन जो है ये dA कोसेट हो गया, यहाँ से आया ये आधार। तो हमारा ये पोर्शन यहाँ से आया dA कोसेटा, जो प्रक्षेप, इसका प्रक्षेप जो है dA कोसेटा, ये छायांकित भाग है यहाँ पर। तो हमारा जो घन कोण होगा एक अल्प अवयव के लिए, तो d ओमेगा बराबर यहाँ पर dA था, dA बटे r स्क्वायर। तो हम इस छायांकित के ले रहे हैं, तो ये क्या है dA कोस थीटा बटे जो हमारा त्रिज्या है उसका स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। अगर इसी को हम जो है वेक्टर के रूप में दिखाएंगे dA कोस थीटा को, तो हम लिखेंगे इसको dA वेक्टर इंटू n कैप बटे r स्क्वायर। इसे हम वेक्टर रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जो है इसको लिखेंगे जैसे हम dA वेक्टर डॉट n कैप dA कोस थीटा, n के वेक्टर का मान 1 हो जाएगा बटे r स्क्वायर। तो हमारा मेन फार्मूला ये हो गया है, ये हमारा यूज होगा, इसलिए हमने इसको बताया है, इसका यूज आगे होगा। ये हमारा जो है क्षेत्रफल वेक्टर हो गया यहाँ पर, और ये घन कोण का मान निकालना होगा हमें बाद में। तो ये 2 पॉइंट हैं, आप इसे करेंगे और इस समझेंगे और नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।